तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 15वीं क्लास। आज की क्लास जो अपनी रहेगी वो रहेगी फंक्शंस पे। आपने देखा होगा कि अपनी पिछली क्लास थी वो भी फंक्शंस के ऊपर ही चल रही थी। तो पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स अपन ने क्लियर कर लिए थे और कुछ टॉपिक्स अपने पेंडिंग पे थे। तो वो सारे टॉपिक जो बचे हुए हैं वो आज की क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार वो पिछले वाली क्लास जरूर देखें, तो आपको ये क्या क्लास समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। थैंक यू। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। तो अपने लोगों ने पढ़ा था फंक्शंस के बारे में, राइट। फंक्शन को थोड़ा डीपली देखा था कि भाई ये फंक्शन कैसे वर्क करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन क्या है और ये सारी चीजें, है ना। आज हम उसी में आगे थोड़ा और देखेंगे कि और फंक्शन में मतलब डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा कॉल बैक फंक्शंस देखेंगे, रेस्ट पैरामीटर देखेंगे कि रेस्ट पैरामीटर कैसे पास होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि इसके बाद फिर अपना एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा, एडवांस टॉपिक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक देख लिया था, ये दिखा दिया था हमने कि हाँ दिस कीवर्ड वगैरह बता दिया था कि जावास्क्रिप्ट में जो एरो फंक्शन है वो दिस कीवर्ड, उसके पास कोई खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको हम आगे बताएंगे कि लेक्सिकल स्कोप से मतलब उसके सराउंडिंग से किस तरह से हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये मेन चीज है इसमें बताने की कि भाई जो दिस कीवर्ड जो होता है ना, जावास्क्रिप्ट का जो एरो फंक्शन है, इसके पास कोई भी अपना दिस कीवर्ड नहीं होता है। ये चीज है मेन। देखो अब देखते हैं कि डिफॉल्ट पैरामीटर कैसे पास करते हैं। देखो पैरामीटर से मतलब है हमारा पैरामीटर आर्गुमेंट तो जानते ही होंगे ना। पैरामीटर जैसे मैं यहाँ पे ये पास की 45 और 67, तो ये मैंने पास किए। अगर कभी ऐसा केस हो कि जब मैं अगर मान लो कि सेकेंड पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ और हमारे फंक्शन को दो पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, ऐसा कोई यूज केस हो, समझ रहे हो कि अगर हमारे फंक्शन को पैरामीटर चाहिए ही चाहिए बट हमने जब पास किया तो हमने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया या फिर नहीं पास किया, बट हमारे फंक्शन को रिक्वायर्ड है कि वो बिना पैरामीटर के नहीं कर सकता कुछ, तो उस केस में डिफॉल्ट पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो वो चीज कैसे हो सकती है, वो चीज देखते हैं। देखो कि हम फंक्शन को डिफॉल्ट पैरामीटर किस तरह से पास कर सकते हैं। देखो हम दे सकते हैं कि हम इसको जब पास कर सकते हैं जब हमारे पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है ना। जब कोई पैरामीटर आर्गुमेंट में मतलब कुछ भी डेटा नहीं पास कर रखा है, पैरामीटर नहीं दे रखा है, तब देखो तो प्रोवाइड डिफॉल्ट values default values to function। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि यू कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज टू फंक्शन इन केस नो आर्गुमेंट पास। इस तरह से कह सकते हैं कि आर्गुमेंट अनडिफाइंड है या फिर मतलब उसको डिफाइन नहीं किया गया है, तब आर्गुमेंट किसके लिए क्या होता है, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड। देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पैरामीटर जो होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है इनकेस अगर आर्गुमेंट पास नहीं किया गया है, नो आर्गुमेंट पास या फिर आर्गुमेंट अनडिफाइंड है जो हमको पैरामीटर में चाहिए। देखो किस तरह से पास कर सकते हैं वो देखो, एग्जांपल हम दिखाते हैं।
सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन बनाया, किसी नाम से बना लो, और एक नेम की जरूरत है, राइट, की जरूरत है। चाहे तो हम एरो फंक्शन बना सकते हैं, तो हम आज एरो फंक्शन की थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने क्या किया इस तरह से, अब देखो सिंगल अगर स्टेटमेंट मैंने बताया था कि अगर सिंगल एक्सप्रेशन है, वन लाइन एक्सप्रेशन, तो हम सिंपल इसी तरह से कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लो भाई यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई साहब हेलो, और यहाँ पे क्या किया कॉन्केट कर दिया मैंने, थोड़ा सिंटैक्स और क्या नेम, ये बन गया फंक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला था ना कि कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं है, ये सेम वही चीज है कि भाई ये वन लाइन की एक वन लाइन एक्सप्रेशन है, इस वजह से इस तरह से हो गया, अदरवाइज हमको इस तरह से इसको करना पड़ता है, इस तरह से और इसको रिटर्न करके, है ना। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि भाई ये इसको पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, है ना। अब देखो अगर इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि अगर हमने मान लो कि इसको कंसोल लॉग किया, अगर हमने इसको कंसोल लॉग किया, ग्रीट को कॉल किया, ये लो, तो अगर आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे अभी देखो मैंने इसमें कुछ भी पास नहीं कर रखा है, समझ रहे हो ना, मतलब हमने पैरामीटर में कुछ भी नहीं दिया, तो ये क्या आ रहा है, हेलो और अनडिफाइंड, देख रहे हो, अनडिफाइंड आया, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये देखो फंक्शन रन हुआ, लेकिन हमने इसको पैरामीटर दिया नहीं, और इसको पैरामीटर चाहिए आर्गुमेंट, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए, बट हमने इसको यहाँ पे पैरामीटर में पास ही नहीं किया कोई आर्गुमेंट। तो क्या हुआ, इसने हेलो तो प्रिंट करेगा ही करेगा, क्योंकि कंसोल कर रहा हूँ ग्रेड को, तो ये हेलो तो देगा ही क्योंकि स्ट्रिंग है, बट इसको नेम में मिलाया ही नहीं, अनडिफाइंड, मतलब हमने के डिफाइन ही नहीं किया नहीं। आई होप कि समझ गए होंगे, इस वजह से ये अनडिफाइंड आया। अब सपोज कि ये मैं यहाँ पे अगर पास कर देता, कुछ भी यहाँ पे इस तरह से मैंने अगर पास कर दिया, तो अब ये सिंपल सा आ जाएगा कि हेलो अमित, राइट। अब यही चीज है कि अगर यहाँ पे बाई चांस कोई अगर ना पास करे, तो उस केस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे हम डिफॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हैं। वो कैसे पास होता है, बहुत सिंपल है, सिंपल जैसे नेम है, नेम इक्वल टू, और इस तरह से हमने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान लो अब हम क्या ही लिख दिया, मान लो मैंने राजू लिख दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये निर्मल, ये जो है ना, ये हमने राजू लिखा, तो ये एज ए डिफॉल्ट पैरामीटर पास मतलब काम करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं पास किया जाएगा, अगर यहाँ पे कोई जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, अगर उसमें कुछ पास नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, राजू आएगा, समझ रहे। तो ये डिफॉल्ट की बात होगी। देखो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे पैरामीटर में अमित पास कर, तो देखो हेलो अमित आएगा। अब सपोज कि मैंने ना यहाँ पे कुछ पास ही नहीं कर रखा, ये डिफाइंड, तो कम से कम अनडिफाइंड नहीं आएगा। अब देखो अब क्या आ रहा है, हेलो राजू, हमने पास नहीं कर रखा है, फिर भी राजू आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये डिफॉल्ट पैरामीटर को ले रहा है इस केस में। आई होप कि समझ गए होंगे डिफॉल्ट पैरामीटर हमको किस केस में काम आता है, जब यहाँ से कोई वैल्यू नहीं पास करी है, और ऐसा बहुत टाइम होता है। सपोज करो लेवल कि आप ऐसे सोच लो कि आप बैकएंड का कोई कोड कर रहे हो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। आप ऐसे सोचो कि आप एक किसी बैकएंड का कोड कर रहे हो, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक यूजर का लास्ट नेम हो, राइट। किसी का नाम सिर्फ निर्मल है, किसी का नाम निर्मल शर्मा हो सकता है ना, कोई जरूरी थोड़ी ना कि लास्ट नेम किसी का हो ही, ऑप्शनल हो सकता है एटलीस्ट। तो उस केस में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे अनडिफाइंड ना आए, समझ रहे हो। जैसे देखो एक अब हम आपको यहाँ पे करके, जैसे कि मान लो हमने इस नेम को कन्वर्ट कर दिया, मान लो फर्स्ट नेम, राइट, और यहाँ पे लास्ट नेम में कन्वर्ट कर दिया, लास्ट नेम और यहाँ पे ले रहा है, समझ रहे हो। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दो पैरामीटर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मान लो कि फर्स्ट नेम, तो अगर उस किसी ने पास कर दिया, ठीक है, फर्स्ट नेम में पास कर दिया, मान लो कि आप भी हो, मान लो कि निर्मल आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, लास्ट पैरामीटर पास ही नहीं किया, लास्ट नेम पास नहीं किया, तो ये तो किसको, फर्स्ट नेम को लग जाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे उनका क्या काम करते हैं, इसको ना बैकटिक में कर लेते हैं तो ज्यादा, क्योंकि अब हमको मल्टीपल यहाँ पे चीजें अपडेट करनी होगी ना। टेम्पलेट लिटरली यूज कर लिया हमने,
ये देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, मान लो फर्स्ट नेम स्पेस दिया और यहाँ पे ले रहा हूँ सेकंड, मतलब सेकंड का मतलब लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मैंने क्या किया, यहाँ पे दो पैरामीटर, ये फंक्शन हमारा क्या दो पैरामीटर ले रहा है, दो आर्गुमेंट इसको चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे पैरामीटर में कितना एक ही पास किया, तो ये एक किसको जाएगा, पहले वाले को ही हमेशा असाइन होगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट नेम में तो चला जाएगा क्या निर्मल, लेकिन लास्ट नेम में पास ही नहीं कर रहा हूँ और यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो लास्ट नेम में क्या आएगा अनडिफाइंड। तो ये आप खुद बताओ कि ये अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, हेलो निर्मल अनडिफाइंड, कितना गंदा लग रहा है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही एपीआई पे रिस्पॉन्स करती है। अगर लास्ट नेम मान लो है नहीं किसी का और आपने इस तरह से कुछ व्यवस्था कर रखी है, जैसे हम कहीं, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम कहीं किसी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं तो हमारा नेम लिख के आता है ना, तो आप सोचो अगर फुल नेम हमको दिखाना है कि निर्मल शर्मा है, अगर मान लो आपका जो भी सरनेम हो, तो निर्मल शर्मा की जगह पे अगर निर्मल अनडिफाइंड दिखे तो कितना गंदा लगेगा। तो इस वजह से हम चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते थे इस तरह से। हमने क्या किया कि अगर लास्ट नेम आएगा तो ठीक है ले लेगा, अगर लास्ट नेम ना आए तो ये देखो हमने क्या कह दिया कि कुछ भी ना ले, नल एक तरह से नल है, मतलब नल तो नहीं कह सकते, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है एक तरह से, एम्प्टी स्ट्रिंग बिल्कुल, मतलब कोई स्पेस नहीं कोई कुछ नहीं, बस इस तरह से रहे। तो एटलीस्ट अब देखो क्या होगा, अब सेम अगर चीज हम रन कर रहे हैं, ये देखो हेलो निर्मल सिंपल सा लिख के आ रहा है, और अगर हम यहाँ से सेकेंड आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं, सेकेंड आर्गुमेंट भी पास कर देते हैं, तो अब ये बड़े कायदे से लिख के आ जाएगा क्या कि निर्मल शर्मा, ये देखो हेलो निर्मल शर्मा। तो मैं ये बता रहा था, ये बहुत ही काम की चीज है डिफॉल्ट पैरामीटर। आपको मैंने रियल केस एग्जांपल भी बता दिया कि इस तरह से चीजें हम कर सकते हैं कि लास्ट नेम अगर किसी का नहीं है तो कुछ अनडिफाइंड जैसी चीज ना दे। ठीक है, तो इस केस में हम इस तरह की काम करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, अगर आएगा तो ले लेगा अदरवाइज ना। तो ये तो हो गई डिफॉल्ट पैरामीटर की बात। और देखते हैं बहुत ही काम की चीज है ये भी, रेस्ट पैरामीटर उसको बोलते हैं, पैरामीटर। देखो रेस्ट पैरामीटर क्या होता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि इस फंक्शन को कितने पैरामीटर, क्या क्या पैरामीटर में क्या मिल सकता है, समझ गए। रेस्ट का मतलब अब ऐसे समझ लो, आप ऐसे कुछ समझ लो कि आपको नहीं पता है कि डेटा कितना, मतलब कितने आर्गुमेंट इसमें आने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मान लो कि आपको पास एक एरे है, आपके पास एक एरे है, एरे में बहुत सारा डेटा है, वो डेटा किसी भी तरीके का हो, या फिर ऐसे मान लो कि कोई पता नहीं कितने भी पैरामीटर पास करे जा सके। ठीक है, तो उस सारे को आपको कैलकुलेट करना है या कुछ भी उसके साथ कोई भी ऑपरेशन करना है, तो उसको कैसे करना, तो उसको हम इस तरह से करवा सकते हैं। किस तरह से रेस्ट पैरामीटर पास, मान लो कि मैंने एक ले लिया सम नाम का वेरिएबल, यहाँ पे ये देखो हो गया हमारा एरो फंक्शन का सिंटैक्स, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पैरामीटर लेने हैं, मान लो कि पैरामीटर हमारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है, पैरामीटर है यहाँ पे वैल्यू है, कुछ भी ले सकते हैं वो हमारे। इस पैरामीटर क्या होता है कि हम 3 डॉट से और जो भी इस तरह से लिखे पैरामीटर, अब इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, ये चीज ध्यान रखना है, इसको हम नम लिख दें, नंबर लिख दें, एन लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रेस्ट पैरामीटर जैसे स्प्रेड ऑपरेटर होता है ना, जस्ट लाइक दैट, ठीक है, सेम उसी तरह स्प्रेड ऑपरेटर की तरह ये रेस्ट पैरामीटर इस तरह से स्प्रेड करके पास किए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। अब अगर हमको सम निकालना है तो आपको बताइए स्प्रेड करने से क्या होगा, जितने भी होंगे सब बिखर जाएंगे एक तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिड्यूस ऑपरेटर के थ्रू हम काम कर सकते हैं ना। इससे अब ने क्या किया, नंबर डॉट रिड्यूस, नंबर डॉट रिड्यूस, ठीक है ना। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेगा, तो भाई साहब ये लो मैंने इसको कॉल बैक दे दिया। अभी हम इसको डेप्थ में बताएंगे इसको कॉल बैक क्यों बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन में बोल रहा हूँ ना कि कॉल बैक फंक्शन इसको चाहिए।
ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे लिख के दे रहा है सजेशन में भी कि कॉल बैक फंक्शन लेगा, इसके बाद फिर आगे का काम इस तरह से करेगा ये। तो मैंने ये हिसाब कॉल बैक फंक्शन दे दिया ये। तो ये क्या करेगा, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मान लो कि दो चीजें होंगी, एक तो एक्यूमुलेटर होगा, एक्यूमुलेटर उसको नाम हमने मान लो कुछ भी दे दिया, मेरी मर्जी, मान लो कि मैंने नाम उसको दे दिया टोटल, और करंट नंबर होगा, मान लो कि मैंने उसको नाम दे दिया नम, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कह दे रहा हूँ, टोटल प्लस नम, ठीक है। इसके लास्ट में हम आपको पता है कि इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनिशियल वैल्यू हमने मान ली क्या है, इनिशियल वैल्यू हमने मान ली कि 0। इस तरह से काम हो रहा है। देखो सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आपने ऐसा कर भी रखा है, आपने जो प्रैक्टिस करवाई थी मैंने उस पे एरे पे कुछ टास्क दिए थे। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब बात आई कि ये सम फंक्शन को मैंने देखो यहाँ पे कॉल किया, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, अब ये इसके अंदर आप पता है कितने भी पैरामीटर पास कर दो, ये उन सबका सम करके दे देगा आपको। देखो पहले तो मैं कंप्लीट टेस्ट कराता हूँ। मान लो कि आप पास किया और इधर मान लो कि 16 पास कर दिया, राइट, इस तरह से पास कर दिया, तो आपको पता है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ये देखो 20 आ गया, आ गया 20। तो यहाँ पे अब क्या है कि इसके पास कोई लिमिट नहीं है कितने पैरामीटर पास होंगे। चाहे तो आप यहाँ से पूरा एक एरे को स्प्रेड करके यहाँ पे एरे डाल दो पूरा, है ना, एरे पूरा जो भी डेटा आ रहा हो जहां से भी जैसे भी आ रहा हो, अब वो आपको पता है कि हमको किस टाइप से यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं। तो यहाँ पे अगर आप कुछ कितने भी अगर कुछ भी पास करते हो ना, कितने भी पैरामीटर, अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आप पास कर दो इस तरह से, तो ये क्या होगा, यहाँ से जाके यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे, समझ रहे हो। इस तरह से ये वर्क करता है। आप देखो ये सबको काउंट करके कर देगा, हमको कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है कि भाई इन सबको अगर आप सम करके भी देखोगे ना तभी 266 ही आएगा, 266। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है। अब यूज केस आपको अपने यूज केस आपका अलग किसी तरह से हो सकता है, लेकिन आपको तरीका पता है, आपको कंडीशन एक एटलीस्ट ये चीज पता है कि हाँ स्प्रेड या फिर रेस्ट ऑपरेटर जैसी भी कोई चीज होती है जो फंक्शन में हम इस तरह से काम ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कॉल बैक कि कॉल बैक फंक्शन कैसे होते हैं, क्या होते हैं। कॉल बैक फंक्शन देखो, पहले तो ये सोचो कि कॉल बैक होता क्या है। एक बार हम देखते हैं एमडीएल पे, अगर इसके बारे में वहां पे दिखाता हूँ। कॉल बैक फंक्शन ये देखो, तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन passed into another function as an argument। ये फर्स्ट लाइन ध्यान रखिए, पूछता है कि कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, तो कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन passed into another function as an argument। कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, which is then invoked inside the outer function to complete some kind of routine or action। ठीक है, तो इतनी तो एटलीस्ट ये वाली तो डेफिनेशन अगर हम इतनी, ठीक है। हम इस तरह से थोड़ा सिंपल भाषा में और कुछ ऐड करना चाहे तो इस तरह से बता सकते हैं, एंड is executed
आफ्टर ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी कह सकते हैं। ये तो हो गई कॉल बैक की बात, ठीक है ना, कि ये फंक्शन ही होते हैं जो एक फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। लाइक बताता हूँ एग्जांपल देखो, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया था, किसी नाम कुछ भी ले लो, मैंने मान लो कि इस तरह से लिख लिया फैच डेटा, ठीक है, फैच डेटा नाम से ये लो एक फंक्शन बना लिया जो कुछ नहीं करता है बट फिर भी बहुत कुछ करता है। क्या? CLG बस कंसोल लॉग करता है, क्या करता है कंसोल लॉग, मान लो इस तरह से कंसोल करता है। और मान लो ये जो कॉल बैक, अब इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे बताया ना कि फंक्शन क्या होता है, एज एन आर्गुमेंट एक फंक्शन ही होता है जो एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है। तो यहाँ पे हमको कॉल बैक पास है, तो ये जो है हमारा ये कॉल बैक जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ये एक फंक्शन ही है जो कि एक फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास किया गया है। ये क्या है? आर्गुमेंट, एज ए आर्गुमेंट पास किया है। और ये क्या है? ये भी फंक्शन है। और ये कॉल बैक क्या है? ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। और इसको मान लो कि हमने यहाँ पे कॉल बैक को कॉल कर लिया, देखो कॉल बैक को कॉल किया है, इट मीन्स कि ये एक फंक्शन है तभी तो कॉल कर सकते हैं। आगे आगे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस फंक्शन को हमको कैसे एग्जीक्यूट कैसे करना है। अब चाहे तो इस कॉल बैक फंक्शन जो है ना, चाहे तो आप यहाँ पे कोई फंक्शन बना के काम करवा लो, ठीक है, चाहे तो कोई फंक्शन बना के काम करवा लो, और चाहे तो आप ऐसे काम कर लो, सिंपल फैच डेटा को कॉल करो। फैच डेटा, ये फैच डेटा फंक्शन का नेम है ना, तो फैच डेटा को हमने देखो कॉल किया, 1 मिनट ये मैंने गलत किया, को हमने ये लो कॉल कर दिया। इसको क्या चाहिए? कॉल बैक चाहिए फंक्शन। कॉल बैक क्या है? एक फंक्शन है। तो फंक्शन है, देखो फंक्शन तो हम कैसा भी फंक्शन पास कर सकते हैं, चाहे वो एरो फंक्शन हो चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। तो ये लो भाई साहब, मैंने क्या किया यहाँ से, ये लो एरो फंक्शन पास कर दिया, है ना। एरो फंक्शन हो गया, ये देखो ये फंक्शन, ये एरो लगा के एरो फंक्शन हमने पास कर दिया। और मैंने क्या किया, लॉग करा रहा हूँ इसको, डेटा फेच सक्सेसफुली कुछ भी यहाँ पे करा लिया मान लो, दिस, ये देखो एक फंक्शन ही है मैंने जो यहाँ पे पास किया है ना। फैच डेटा को कॉल किया हमने, देखो इसके फैच डेटा को क्या कॉल बैक चाहिए, ये देखो मैंने यहाँ पे कॉल बैक पास कर दिया। कॉल बैक क्या है? एक फंक्शन है। ये देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, फैचिंग डेटा। देखो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, आर्गुमेंट में ये फंक्शन पास किया, तो इस सबसे पहले ये फंक्शन में कॉल बैक फंक्शन में क्या मिल गया, ये फंक्शन मिल गया इसको यहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग ये हुआ। उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ, ये फंक्शन कॉल हुआ, तो इसने क्या प्रिंट किया, ये डेटा फैच सक्सेसफुली। देखो अगर समझ में ना आया हो तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे और भी कुछ व्यवस्था कर सकता हूँ आपके लिए। कैसे? मान लो कि हमने यहाँ पे भाई एक फंक्शन ही तो पास करना है, हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे एक सम नाम का फंक्शन बनाया, हम किसी तरह से कोई सा भी बना सकते हैं, ये सोचना कि यार क्या हुआ, सम नाम का फंक्शन बनाया, ये ठीक है, सम नाम का फंक्शन बनाया जो कंसोल लॉग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है मान लो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या करना चाहते हो। मैं यहाँ पे कंसोल करा रहा हूँ, लेकिन आपका हो सकता है कोई भी केस हो सकता है। तो देखो अब समझना, ये तो फंक्शन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको उस फंक्शन को पास कर देंगे, ये लो
अब अगर हम इसको कराते हैं, ये क्या हो गया, सन, अरे यार ये तो मेरे साथ बहुत होता है, सन लिख दिया जो कि सन, तो इस वजह से ये आई थी एरर। एरर भी देख लो, रेफरेंस एरर, वही बात है कि भाई डिफाइन ही नहीं है था सन, है ना, इस वजह से। तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखो, फैचिंग डेटा, डेटा फैच सक्सेसफुली, लेकिन 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 बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे फंक्शन पास करना है सिर्फ, कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये देखो फैच डेटा है, इस फंक्शन को कॉल बैक चाहिए। कॉल बैक आपको पता है क्या है, कॉल बैक होता है कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करते हैं, तो इसी वजह से मैं इसको देखो कॉल बैक बोल रहा था। रिड्यूस फंक्शन है ये, रिड्यूस फंक्शन को ये देखो कॉल बैक फंक्शन, क्योंकि ये रिड्यूस खुद अपने आप में फंक्शन है और इसके अंदर हमने फंक्शन पास किया था एज एन आर्गुमेंट, तो इसलिए इसको कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अब समझ आ गई बात कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को अगर एज ए आर्गुमेंट पास किया जाए तो दैट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। तो सेम एग्जैक्टली चीजें यहाँ पे हो रही है। ये देखो फंक्शन के अंदर, फैच डेटा फंक्शन के अंदर हमने क्या, ये सम, ये फंक्शन ही है, तो फंक्शन को यहाँ पे हमने किया हुआ, इस वजह से ये कॉल बैक फंक्शन की बात हो। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। ये तो हो गई कॉल बैक फंक्शन की बात। अब हमारे एक होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, और जो ये मैप फिल्टर रिड्यूस है ना, ये भी हायर ऑर्डर फंक्शन ही होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता भी चुका हूँ, मैप फिल्टर रिड्यूस बताए थे, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, ठीक है, और बता भी चुका हूँ एक्चुअली, मैं एक बार बता दे रहा हूँ। हायर ऑर्डर, ठीक, हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ये भी एक फंक्शन ही होते हैं, सेम जो कॉल बैक फंक्शन होते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन ही होते हैं, ठीक है ना। कॉल बैक फंक्शन जो होते हैं इनको आप कह सकते हो कि ये हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। अगर हम यहाँ पे करें तो शायद मिले तो मिल जाए, नहीं तो ये लिखा इनको होना चाहिए कि हायर ऑर्डर फंक्शन नाम की भी कोई चीज होती है, नहीं मिलेगा। अगर आप कॉल बैक फंक्शन को ही पढ़ोगे, इसी में कहीं ना कहीं पे ये चीज दे रखी होगी कि दैट इज आल्सो कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सेम चीज भी लिख सकता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ कि ए हायर ऑर्डर फंक्शन that accepts another function as an argument, सही है, another, ठीक है। और और ये मेन चीज है देखना, और रिटर्न अ फंक्शन, सेम चीज कॉल बैक फंक्शन, ठीक है ना, रिटर्न अ फंक्शन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें ध्यान रखनी, जैसे मैप, मैप फंक्शन है ना जो, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, मैप हो गया, डॉट फिल्टर हो गया, अलावा रिड्यूस भी हो,
ये हो गए हायर ऑर्डर फंक्शन। ध्यान रखना है हायर ऑर्डर फंक्शन कौन कौन से, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये हायर ऑर्डर फंक्शन। ये चीज आपको पता रखनी है। इन पे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इन तीनों की आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ यार चैप्टर में। ठीक है, तो आप इनको वहीं से देख लेना आप। इन पे तो आपकी प्रैक्टिस है, आपने किया हुआ भी है, काम भी किया है, मैंने टास्क भी दिए हैं इनके ऊपर डिपेंड, तो इस वजह से आप इन पे प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा और। ठीक है, तो ये हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, बस मुझे बताना था कि भाई हायर ऑर्डर फंक्शन भी होते हैं। तो देखो आगे एक होता है इफी, ये आपको सुनने को मिलेगा बहुत। इफी, डबल आई एफ ई, इस तरह से इफी होता है। इफी होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन, का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली स्पेलिंग का मुझे डाउट रहता है, ये होता है आई थिंक शायद इन्वोक्ड इमीडिएटली। ठीक है, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, ये होती है इफी। इफी फंक्शन क्या होता है कि ये तुरंत ही इन्वोक होता है। इन्वोक देखो, अब एक यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। तो क्या देखो ना, कुछ नहीं है, जैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही फंक्शन डिक्लेयर होगा। और लॉग किया हमने, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया टेक्स्ट मान लो। यहाँ पे देखो ये तो पता है कि ये फंक्शन की बॉडी है, तो यहाँ पे फंक्शन बॉडी में आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक लिखोगे, राइट। तो ये तो कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए कि यहाँ पे ये ऐसे कैसे कर दिया कि यहाँ पर कंसोल ही होता है क्या फंक्शन में, ये नहीं होनी चाहिए दिमाग में बात कि कंसोल ही नहीं होता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। दिस, मैंने ऐसे ही लिख दिया वहां। अभी तो आपको ये क्या लग रहा है, ये फंक्शन क्या लग रहा है, ये फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है, राइट। एनोनिमस फंक्शन लग रहा है ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से लाइक दिस एक फंक्शन बना देना है। ध्यान रखना, फंक्शन तो ऐसे ही डिक्लेयर होगा जैसे होता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या है, फंक्शन ही है, और हमने इसको क्या किया, इस तरह से फंक्शन में ही रैप कर दिया। समझ रहे हो, तो ये एक फंक्शन हो है। फंक्शन को, और अब आपको पता है कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल करने के लिए ये वाला ब्रैकेट लगाना पड़ता है कि नहीं, ये। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसके बाहर इस तरह अगर ब्रैकेट लगा दिए जाएं तो ये फंक्शन कॉल भी होता है। तो समझे बात, बस इतना सा होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन, इफी, इसको इफी बोलते हैं। सिंटेक्स ध्यान से समझना आप। कोई भी फंक्शन है, ये देखो एक फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आर्गुमेंट कुछ भी हो सकता है, वो अलग केस है, लेकिन आर्गुमेंट देने की जरूरत ही नहीं है इफी में, तो क्योंकि ये कॉल वगैरह क्या, ये तो तुरंत इमीडिएटली इन्वोक होता है, इसको कॉल कराने की जरूरत अलग से नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से काम होता है इसमें, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर इस तरह से काम होता है, ठीक है। देखो मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, सिंटैक्स ध्यान रखना। फंक्शन को इस तरह से रैप किया जाएगा इस ब्रैकेट में, उसके बाद इस तरह से कॉल कर दिया जाएगा, बस इमीडिएटली इन्वोक हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसको रन करते हो तो ये देखो दिस रन्स इमीडिएटली, समझ रहे हो। तो ये फंक्शन हम तभी इस तरह से लिखते हैं जब हमको इसकी कहीं और दूसरी जगह जरूरत नहीं है, या फिर ऐसा कि भाई हमको तुरंत काम करवाना है, बस एक ही काम करवाना है और कुछ नहीं करवाना है, तो उस केस में इसको इस तरह से करते हैं। अब इसमें हम ना पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, देखो वो चीज भी दिखाता हूँ, करता हूँ स्ट्रेस कर देता हूँ इसको दोबारा से, यहाँ पे कंप्लीट करके।
ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। अभी के लिए आप ऐसा सोच लो कि ये फंक्शन कुछ पैरामीटर लेता है, ठीक है, आर्गुमेंट ले रहा है। क्या? मान लो एक तो नेम ले रहा है, दूसरा मान लो कि एज ले रहा है, राइट। जैसे कि देखो इनके हमने नाम रखे, इससे आपको पता लग रहा होगा कि कौन सा स्ट्रिंग टाइप हो सकता है, कौन सा क्या टाइप हो सकता है, राइट। अब यहाँ पे कंसोल में हम कुछ करा रहे हैं, कंसोल लॉग करा रहे हैं। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, इस तरह से बैकटिक में लिखे ले रहा हूँ मैं। अब आपकी मर्जी, कुछ भी लिखो, मेरी मर्जी, है ना। हेलो और नेम, नेम जो भी आएगा, यहाँ पे मान लो मैं उससे कह दे रहा हूँ कि यू आर, और यहाँ पे इधर इधर लिखना है मुझे, मैं उसके अंदर ही लिखने लगा। यू आर और हो गए, वो वाली चीज बतानी है इनको कि यू आर इतने पुराने, एज ईयर्स ओल्ड। मुझे देखो मैंने कितना अच्छा सा सेंटेंस लिखा कि हेलो नेम, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यू आर यहाँ पे एज आ जाएगी, ईयर्स ओल्ड, है ना। तो देखो सेम एग्जैक्टली वैसे ही काम होगा जैसे हम किसी फंक्शन को जब कॉल करते हैं ना, तब जैसे आर्गुमेंट पास करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे पास करना है, बस कुछ भी नहीं है। देखो आपको पता है ये फंक्शन हो गया हमारा, इसको इमिडिएटली इन्वोक वाले फंक्शन को इस तरह से कॉल करते हैं। अगर बाहर हम इस तरह से ये ब्रैकेट लगा देते हैं तो इसी के अंदर हमको पैरामीटर पास कर देने, जो भी है नेम। नेम में हमने या कुछ और भी कह दिया इस बार मैंने यहाँ पे मान लो बोल दिया रजत, ठीक है, नेम में रजत। सेकेंड पैरामीटर हमने क्या करना, पास करना है, सेकेंड पैरामीटर मैंने यहाँ पे पास करना है 26, ठीक है। तो ये देखो इस बार क्या आता है, हेलो रजत यू आर 26 ईयर ओल्ड। तो ये होता है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन इफी। सिंटैक्स का ध्यान रखना है कि इस तरह से वर्क करता है। अब इसके अंदर लॉजिक आपका अपना हो सकता है, जो भी लॉजिक आपका, जो भी आप करना चाह रहे हैं, वो वाली चीजें। तो ये तो हो गया हमारा इफी फंक्शन। इफी समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब फंक्शन और कौन सा बचा, एनोनिमस फंक्शन तो हमने बता ही दिया था, जिसका कोई नाम नहीं होता है। बाकी क्लोजर वगैरह वो तो हम उसमें बताएंगे। ठीक है, ऐसा तो कुछ खास है नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बता देता हूँ, हाँ एक चीज, ऊपर जहाँ पे मैंने बताया था ना, ये एरो फंक्शन में दिस कीवर्ड इस तरह से नहीं ले रहा है, और मतलब इस तरह से उसके पास खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता है, ये बताया था ना मैंने। लेकिन मैंने बताया था कि ये दे इनहेरिट दिस, इनहेरिट करते हैं जिसको फ्रॉम द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट, लेक्सिकल स्कोपिंग। ये जो है थोड़ा, ये चीज थोड़ी इनहेरिटेंस की आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि किस तरह से ये दिस कीवर्ड में एरो फंक्शन लेता है। तो मुझे ये काम पे बताना चाहिए, एक काम करता हूँ मैं यहीं पे बता देता हूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये मैंने एरो फंक्शन बताया यहाँ पे, ये इसका एग्जांपल दिया, यहाँ पे बता ये किस तरह से दिस कीवर्ड को लेता है। तो देखो ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन डिक्लेयर किया,
ठीक है, एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इसको फिर क्लास में ही करना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं बताता हूँ। देखो दिस कीवर्ड कैसे, मैंने बताया था ना आपको कि ऑब्जेक्ट के अंदर तो ये उस तरह से चीजें वर्क करता है ना। दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट के साथ जब मैंने बताया था आपको ऊपर इस तरह से, ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, इसमें ये देखो यहाँ पे एरो फंक्शन हमने कॉल किया था, इसके अंदर ये दिस लिया था, ये नहीं ले रहा था, ये इस केस में इस तरह से नहीं लेता है ना। बट देखो जैसे कि पर्सन नेम कुछ भी हो सकता है, एलिस। अब मान लो कि मैंने एक यहाँ पे ग्रीट एक नाम का एक फंक्शन पास किया, फंक्शन है ना। फंक्शन के अंदर सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, ये बताएंगे थोड़े एडवांस जब हम अपना एडवांस जेएस पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा टेंशन ना लेना, ये एक फंक्शन है सेट टाइम आउट जावा स्क्रिप्ट का। कॉल बैक इसके पास किया, कॉल बैक फंक्शन, और इसमें हम क्या करते हैं, और इसमें हम ना ये जो कॉल बैक फंक्शन है, इस कॉल बैक फंक्शन के अलावा हम यहाँ पे टाइम भी पास कर सकते हैं। सेट टाइम आउट जैसे कि इसका नाम है, देखो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट क्या करता है, अगर आप इस पे होर करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम डिले भी पास कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें अगर होती हैं तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डिले पास कर सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कितनी देर के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए। सपोज कि मैं मान लो कि, और मिली सेकेंड में वैल्यू पास करनी होती है, अगर हमने 1000 पास कर दिया इट मीन कि ये 1 सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर मैंने यहाँ पे देखो 5000 मतलब 5000 पास कर दिया इट मीन कि 5 सेकेंड के बाद, क्योंकि 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने मान लो कि कुछ भी कंसोल लॉग करना है, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, name is $name इस तरह से ऐसा कुछ मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ से पर्सन डॉट ग्रीट को कॉल कर रहा हूँ, डॉट ग्रीट, ये देखो। तो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो ये एरो ही फंक्शन है ना, एरो फंक्शन के अंदर हमने इसको कॉल किया है, ये देखो 1 2 3 4 5, ये देखो 5 मिनट के बाद इन्वोक हुआ, लेकिन ये आया, समझ रहे हो। ये यहाँ पे दिस कैसे काम किया, क्योंकि ये इसका खुद का नहीं है, ये इसके सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट से, इसके आसपास के कॉन्टेक्स्ट, सराउंडिंग का मतलब तो समझ रहे हो। तो इस वजह से इसने ये यहाँ से लिया, ना कि इस फंक्शन से, इससे इस ऑब्जेक्ट से, इस वाले फंक्शन से नहीं लिया, ये यहाँ से लिया इसे, सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से ये वर्क करता है। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेट टाइम आउट जो है, सेट टाइम आउट के पास इसका दिस का खुद का दिस कीवर्ड नहीं है ना। ये दिस कहां से ले रहा है, पर्सन से, ये इसकी होती है स्कोपिंग, लेक्सिकल स्कोपिंग आप कह सकते हो।
तो ये जो है सेट टाइम ऑब्जेक्ट को इस वाले फंक्शन को ना करके ये दिस कहां से ले रहा है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट से ले रहा है। तो लाइक दिस, इस तरह से ये दिस को लेता है, इसके पास खुद का दिस कीवर्ड नहीं होता। इस तरह से मैं ये बताना चाह रहा था। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।